आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान चैप्टर फर्स्ट है संविधान। आज हम पढ़ेंगे संविधान का अर्थ एवं परिभाषा, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है एवं संविधान का निर्माण। तो यहाँ संविधान की परिभाषा समझेंगे हम पहले। अल्बर्ट डाइसी के अनुसार दी गई है, संविधान में वे सब कानून सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संप्रभु शक्ति के वितरण या प्रयोग पर पड़ता है। एल्बर्ट डाइसी के अनुसार संविधान वह होता है जिसमें वे सब कानून सम्मिलित होते हैं जिसके आधार पर सरकार चलाई जाती है, या हम कह सकते हैं जिसके आधार पर सरकार अपने सभी कार्य करती है, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली संप्रभु शक्ति के वितरण या प्रयोग पर पड़ता है। यहाँ हम समझेंगे संप्रभु शक्ति का क्या अर्थ होता है। संप्रभु शक्ति वह शक्ति होती है जो नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति होती है, जिस पर कानून का कोई नियंत्रण नहीं होता है, वो कानून नियंत्रण से मुक्त होती है। आगे दिया है संविधान समाज और राज्य की आत्मा भी है और आईना भी। जिस प्रकार हमारे शरीर की आत्मा हमारा मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार संविधान की आत्मा समाज और राज्य होते हैं। जिस प्रकार हमारा शरीर बिना मस्तिष्क के कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार राज्य और समाज बिना संविधान के कार्य नहीं कर सकता। बिना संविधान के तो संविधान के समाज और राज्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आगे हम पढ़ेंगे राज्य और शासन के रूप रंग की जानकारी भी संविधान के माध्यम से हो जाती है। हम किसी देश के संविधान से उस देश की स्थिति एवं उसके रूप रंग की स्थिति का पता लगा सकते हैं। संविधान क्या होता है? यह एक दस्तावेज है जो राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध को व्याख्यायित करता है। संविधान के माध्यम से ही राज्य और व्यक्ति के मध्य संबंध स्थापित होते हैं और इस क्रम में इसमें सरकार की संरचना का भी विवरण सम्मिलित होता है। एक आम नागरिक से लेकर सरकार तक सभी इससे अधिकार प्राप्त कर सकते हैं संविधान से। यदि संविधान नहीं होगा तो बहुत ही भेदभाव होता है, जाति को लेकर, धर्म को लेकर, लिंग को लेकर, भाषा को लेकर, एवं सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए संविधान की आवश्यकता ही पड़ती है। अतः स्पष्ट है कि आज किसी भी राज्य की पहली आवश्यकता एक गतिमान संविधान है। आगे हम पढ़ेंगे संविधान का अर्थ एवं परिभाषा। संविधान के अर्थ को हम दो तरीकों से समझ सकते हैं, यह संकुचित या व्यापक। तो संकुचित अर्थ में संविधान का आशय उस नियमावली से है जो एक या अनेक प्रपत्रों में लिखित होती है, यानी कि जो संविधान के जो नियम हैं, जो दस्तावेजों में लिखे गए हैं, उसको पढ़कर हम संविधान को संकुचित रूप से समझ सकते हैं। और जबकि व्यापक अर्थों में यदि हम संविधान को समझे तो देश की शासन पद्धति को स्वरूप बताने के लिए किया जा सकता है, यानी कि हम पूरे देश की स्थिति का पता लगाने के लिए, उसका स्वरूप बताने के लिए संविधान का व्यापक अर्थ बता सकते हैं। इसमें लिखित नियमों के अतिरिक्त अलिखित नियम भी हैं तथा रीति रिवाज, परंपराएं आदि भी सम्मिलित होते हैं। यहाँ हम कुछ विद्वानों के अनुसार संविधान की परिभाषाएं पढ़ेंगे। जेम्स बाइस के अनुसार संविधान ऐसे निश्चित नियमों का समूह होता है जिनमें सरकार की कार्यविधि प्रतिपादित होती है। इन्होंने कहा है संविधान कुछ ऐसे नियम होते हैं, निश्चित नियम जो दस्तावेजों में लिखे होते हैं, उसी के आधार पर सरकार अपना कार्य करती है एवं उसी के आधार पर सरकार अपने डिसीजन लेती है। दूसरा है एल्बर्ट डाइसी के अनुसार, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। संविधान में वे सभी नियम सम्मिलित होते हैं जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की संप्रभु शक्ति के वितरण या उसके प्रयोग पर पड़ता है। तीसरा है हरमन फाइनर के शब्दों में, संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। यहाँ हम कह सकते हैं संविधान राज्य की एक आधारभूत शिला है, बिना संविधान के राज्य नहीं चल सकता। इसलिए हरमन फाइनर ने कहा है कि संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है। यहाँ है फोर्थ नंबर CF स्ट्रॉन्ग के अनुसार, संविधान उन सिद्धांतों का संग्रह कहा जाता है जिनके अनुसार शासन की शक्तियाँ शासितों के अधिकार तथा दोनों के संबंध में समायोजित होते हैं। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है एवं संविधान क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले तो मैं समझाना चाहती हूँ कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। सभी को समान अधिकार दिलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी।
जाति, धर्म, लिंग, भाषा को लेकर बहुत भेदभाव होता था, इसे अब एक अपराध माना जाने लगा है तथा इन्हीं सबको समान अधिकार, सभी मानव जाति को समान अधिकार दिलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ी। अब आगे हम इसमें देखेंगे, संविधान की अपरिहार्य आवश्यकता प्रत्येक देश में महसूस की जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि संविधान के माध्यम से ही सीमित सरकार के विचार को अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। यहाँ फर्स्ट पॉइंट है, सरकार के मनमाने पूर्ण व्यवहार के प्रति मनुष्य को संरक्षण। संविधान में कुछ नियम होते हैं, उसी नियम के अनुसार ही सरकार को कार्य करना पड़ता है, जिसके कारण सरकार अपने मनमाने पूर्ण व्यवहार मनुष्य पर नहीं चला सकती, राज्य पर नहीं चला सकती है। इससे हमें सरकार के मनमाने पूर्ण व्यवहार से संरक्षण मिलता है। आगे हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। संविधान में कुछ नियम लिखे गए हैं जिससे सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण होता है। वो मनमाने डिसीजन नहीं ले सकती है, वो राज्य एवं सभा पर अपनी अधिकार नहीं जमा सकती है। इसमें हम देखेंगे, ऐसा माना जाता है कि जनहितकारी शासन के लिए सरकार को कभी भी निरकुंश नहीं होना चाहिए। निरकुंश का अर्थ होता है जिस पर कोई अंकुश ना हो, तो सरकार को कभी निरकुंश नहीं होना चाहिए, उसे अपनी लिमिट में रहना चाहिए। सीमित सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली की आधारशिला है। संविधान द्वारा सरकार की शक्ति नियंत्रण होने पर कभी भी सरकार निरकुंश नहीं हो पाती है। यदि संविधान द्वारा सरकार पर नियंत्रण रहेगा तो वो कभी निरकुंश नहीं हो पाएगी। यहाँ पे थर्ड पॉइंट, राजनीतिक व्यवस्था के विधि सम्मत प्रगति की गारंटी। हर राजनीतिक व्यवस्था का क्रमिक विकास होता है। क्रमिक विकास यानी कि एक क्रमबद्ध विकास होता है। उसके आगे, यह विकास व्यवस्थित भी हो सकता है और अव्यवस्थित भी, परंतु संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक व्यवस्था का विकास उन नियमों के अनुसार ही हो जिन्हें संविधान में स्थान दिया गया है। व्यवस्था के विकास की गारंटी। संविधान में कुछ निश्चित नियम होते हैं, जिन नियमों को ध्यान में ही रखकर हम हमारे सामाजिक व्यवस्था का विकास करते हैं। संविधान के अनुसार यह विकास एक गतिशील दिशा प्रदान करता है और संविधान से सुनिश्चित करता है कि जो भी सामाजिक विकास हो वो उन आदर्शों के अनुकूल एवं जिनकी परिकल्पना संविधान में की गई है, जिनका लेखा जोखा संविधान में लिखा गया है, उन्हीं के अनुसार हमारी सामाजिक व्यवस्था का विकास होना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे, लिखित संविधान के उदाहरण 18वीं शताब्दी से मिलने शुरू हो जाते हैं। जो हमारा लिखित संविधान है वो 18वीं शताब्दी से मिलना शुरू हो जाता है। अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने स्वाधीनता संग्राम के बाद एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सरकार बनाने का निर्णय लिया। जो अमेरिका है उसने 13 उपनिवेशों के बाद अपना राष्ट्रीय संविधान बनाने के मतलब राष्ट्रीय सरकार बनाने का निर्णय लिया। सन 1778 ईस्वी में फिलाडेल्फिया ने एक सम्मेलन बुलाया गया। सन 1978 में फिलाडेल्फिया में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसने अमेरिका का वर्तमान संविधान बनाया। जो फिलाडेल्फिया बुलाया गया सम्मेलन, उसने अमेरिका का संविधान बनाया। उसके बाद फ्रांस का पहला लिखित संविधान सन 1971 ईस्वी में बना। फ्रांस का संविधान कब बना? 1971 ईस्वी में। अमेरिका और फ्रांस का देखा देखी कई देशों ने भी संविधान बनाया। नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्वीडन आदि ने भी लिखित संविधानों की रचना की। लेकिन सन 1917 ईस्वी में, सन 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति के बाद सोवियत संघ ने भी संविधान की रचना हुई। जो सन 1917 में रूस की क्रांति आई थी, उसके बाद सोवियत संघ ने भी अपना संविधान की रचना करी। जर्मनी में भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद नया संविधान बनाया गया। जर्मनी ने कब बनाया अपना संविधान? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। भारत में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार सन 1946 ईस्वी में संविधान सभा की स्थापना की गई। भारत में संविधान सभा किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान की स्थापना नहीं गई, संविधान सभा की स्थापना की गई। हमारे देश की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने जो 1946 में दिसंबर 1946 में एक असेंबली सेशन बिठाया, जिसमें हमने ये स्वीकार कर लिया कि हम अपनी परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार अलग अलग संविधान से अलग अलग प्रावधान अपने संविधान में
ले लेंगे, आत्मसात कर लेंगे। हमने क्या किया, जो सभी देशों के लिखित संविधान थे उनमें से कुछ संविधान जो हमारी आवश्यकता के अनुसार होंगे, हमारी परिस्थिति के अनुसार, वो हम अपने संविधान में जोड़ लेंगे। तो जैसे हमने किस संविधान से क्या क्या लिया है हम समझेंगे। जैसे संसदीय व्यवस्था हमने इंग्लैंड से ली है, जो हमारी संसदीय व्यवस्था है वो हमने इंग्लैंड से ली है। संघात्मक व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं और मौलिक कर्तव्य हमने सोवियत संघ से लिए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए हैं और संविधान शोषण प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली हमने। और जो हमारी आपातकालीन शक्तियाँ की व्यवस्था है वो हमने जर्मनी से करी है और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। इसलिए भारतीय संविधान को कभी कभी उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमने सभी जो हमारे संविधान है उस हमारी परिस्थिति के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमने सभी देशों से लिए हैं। संविधान का निर्माण 20वीं शताब्दी में भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना संविधान सभा द्वारा 3 वर्षों की मेहनत करके भारतीय संविधान का निर्माण करना है। किसी भी नज़रिए से देखा जाए तो संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारत के लिए संविधान का निर्माण करना एक बहुत ही दुष्कर कार्य हो गया था, यानी कि कठिन कार्य हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा इस दुष्कर कार्य की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को की गई। इस जो संविधान सभा की जो शुरुआत है वो कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को इस संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। जो सबसे प्रथम बैठक थी वो कब हुई? 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, मतलब अस्थायी सभापति चुना गया। उसके बाद यह दूसरी बैठक हुई है 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक में जो पहले वो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद को, फिर स्थायी अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद को, यानी कि सभापति। उसके आगे है संविधान निर्माताओं ने संविधान में हम भारत के लोग वाक्यांश को शामिल किया है। उन्होंने एक वाक्यांश बनाया कि हम भारत के लोग। इसका आशय यह हुआ कि तमाम जातियों, क्षेत्रों, संप्रदायों, भाषाओं की विभिन्नता के बावजूद भारत में अनेकता में एकता का विद्यमान है। भारत में संविधान बनाना बहुत ही कठिन कार्य हो गया था। भारत की जो जनसंख्या थी वो 36 करोड़ लोगों की जनसंख्या थी। उसमें अलग अलग जाति, धर्म, लिंग के लोगों के कारण एकता में अखंडता का संविधान करना बहुत ही कठिन कार्य हो गया। उसमें 6 ऐसी बातें थी जिसको ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया गया। सबसे पहली बात है, संविधान निर्माताओं को एक ऐसे देश के लिए संविधान का निर्माण करना था जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र था। हमें एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र था। उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी। धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्रवाद के कारण राष्ट्रीय एकता का प्रश्न बहुत उलझा था। सबसे बड़ी समस्या देश की एकता एवं अखंडता की थी, जिसकी गांधी जी ने कल्पना की थी कि इस पॉइंट है, देश के विभाजन के बावजूद सांप्रदायिकता का अंत नहीं हुआ था। पूरी जनसंख्या के लगभग 10% मुस्लिम थे। 10% मुस्लिम थे। तो जब 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी तो उसका मुस्लिमों ने बहिष्कार किया एवं उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान की सभा की मांग की। किंतु यह बहुत कठिन हो गया। अल्पसंख्यकों के लिए भी अधिकार देना बहुत ही कठिन कार्य हो गया। यही कारण था कि संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान किया। संविधान के द्वारा वे सब अपने अधिकारों को, संस्कृति को सुरक्षित रख पाए। तीसरा पॉइंट है, संविधान निर्माताओं के समक्ष पिछड़े वर्गों, जनजातियों और आदिम कबीलियों के शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान का प्रश्न था। वे जो आदिवासी लोग रहते हैं, जो कबीले के लोग रहते हैं, उनकी शिक्षा का भी उनकी शिक्षा, उनके प्रचार प्रसार का भी प्रश्न उठा। चौथा पॉइंट है, सन 1943 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने देसी रियासतों के संबंध में बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा कर दी थी। वैधानिक रूप से रियासतें भारत या पाकिस्तान किसी भी में भी मिलने के लिए स्वतंत्र थी। वे चाहे अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर सकती थी, वे चाहे तो हिंदू या पाकिस्तान किसी में भी मिल सकती थी।
इसमें भारत की एकता एवं अखंडता को गंभीर चुनौती पैदा हो गई। भारतीय नेताओं के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि राज्यों को भारतीय संघ में कैसे मिला जाए। जो राज्य थे उनको भारतीय संघों में कैसे मिला जाए, यह एक बड़ी समस्या हो गई थी। 5वीं समस्या थी लोकतंत्र की स्थापना और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुष्ट करने की भी समस्या थी। जो लोकतंत्र की स्थापना थी उसको लोकतांत्रिक संस्थाओं को पुष्ट करने की भी समस्या थी। 6ठी समस्या थी जो संविधान सभा के नए संविधान द्वारा भारत की जनसंख्या को सच्ची आज़ादी देगी। जो भारत की जो हमारी भूखी नंगी जनता थी उनको खाना कपड़ा चाहिए था, सभी की ज़रूरतों को पूरा करना, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार ऊंचा उठने के पूरे अवसर दिए जाएं। जो जनजाति के लोग हैं, जो मतलब कबीलियों के लोग हैं, उनको भी शिक्षा का अधिकार मिले एवं उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार हर चीज़ का अधिकार मिले एवं वे भी शिक्षा प्रसार में अपना रुख दिखा सकें।